Dear students, today we will discuss the second part of the chapter What is Culture. This is the part of Lesson 8 of Class 10th Special English. हमने इसके पहले हिस्से में इस चैप्टर का लगभग आधा हिस्सा कवर किया था. चूँकि चैप्टर बड़ा था इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में करने का निर्णय लिया था. तो आज हम इसके जो बाकी हिस्सा है उसको समझने का प्रयास करेंगे. अभी तक हमने देखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कल्चर के बारे में अपने दृष्टिकोण रखे थे. उन्होंने अंत में कहा था कि क्या कल्चर का मतलब मनुष्य की आंतरिक प्रगति है. उसमें फिर उन्होंने ही स्वयं सहमति दी है कि हाँ, मैं भी समझता हूँ. क्या कल्चर का मतलब दूसरों से कैसा व्यवहार करना है, ये भी है. उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ, मैं भी ऐसा मानता हूँ. उसमें अंत में उन्होंने ये भी कहा था कि दूसरों को समझना और अपनी बात दूसरों को समझाना भी कल्चर का एक हिस्सा होता है. चलिए आप इसके आगे का हिस्सा देख लेते हैं. अ पर्सन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड अनदर्स व्यू पॉइंट, एक ऐसा व्यक्ति जो समझ नहीं सकता दूसरे के व्यू पॉइंट को, दूसरे के दृष्टिकोण को, दूसरे के नज़रिए को, इज टू दैट एक्सटेंट लिमिटेड इन माइंड एंड कल्चर. वो कुछ हद तक, एक लिमिट तक, एक सीमा तक अपने मस्तिष्क में और अपने कल्चर में, अपने मन में और अपने संस्कृति में लिमिटेड हो जाता है, सीमित हो जाता है. क्यों? बिकॉज nobody perhaps barring some very extraordinary human beings. कहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है, यदि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स को छोड़ दें, असामान्य असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्तियों को छोड़ दें. बारिंग मीन्स होता है एक्सेप्ट या छोड़कर. अगर हम कुछ असाधारण प्रतिभा वाले लोगों को छोड़ दें तो ऐसा कोई नहीं है हु कैन प्रिज्यूम टू हैव द फर्स्ट नॉलेज एंड विजडम, जो यह कह सके कि उसके पास संपूर्ण ज्ञान और बुद्धि है. प्रिज्यूम मीन्स होता है टू अज्यूम समथिंग एज अ ट्रू. द अदर पार्टी और द अदर ग्रुप may also have some inkling of knowledge or wisdom or truth. कहते हैं कि जो दूसरी पार्टी है या दूसरा पक्ष है या दूसरा समूह है, उसमें भी कुछ ना कुछ, इंकलिंग मीन्स होता है स्लाइट, अनसर्टेनिटी है लेकिन स्लाइट, कुछ हद तक थोड़ा बहुत भी ज्ञान, बुद्धि या सत्य तो हो ही सकता है. एंड इफ वी शट अवर माइंड्स, और यदि हम अपना माइंड बंद कर लेते हैं टू दैट, उन लोगों के प्रति, उन समूहों के प्रति, देन वी नॉट ओनली डिप्राइव्स, हम न केवल वंचित रह जाते हैं. वंचित मीन्स होता है टू प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग गेटिंग समथिंग. वंचित रह जाते हैं अवर सेल्फ, अपने आप को. बट वी कल्टिवेट एन एटीट्यूड ऑफ माइंड, हम एक प्रकार का मन व्यवहार भी अपने मन में क्रिएट कर लेते हैं. विच आई, जिसको मैं, आई वुड से, जिसको मैं कहूँगा, इज अपोज्ड टू दैट ऑफ अ कल्चर्ड मैन. मेरे विचार से अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग को बंद कर लेता है तो मेरे विचार से वह एक संस्कारी व्यक्ति, कल्चर्ड मैन के जैसा नहीं है, वो उसके विपक्ष में है, उसका प्रतिरूप है, उसके विरोध में है. द कल्चर्ड माइंड, जो एक संस्कारी मन होता है, यहाँ कल्चर्ड माइंड का मतलब संस्कारी व्यक्ति की बात है, संस्कार पूर्ण व्यक्ति की बात है. रूटेड इट इन इटसेल्फ, एक कल्चर्ड माइंड जो होता है वो अपने आप को अपने अंदर समाहित रखता है, उसकी जड़ें उसमें होती हैं. शुड हैव इट्स डोर एंड विंडोज ओपन, ऐसे व्यक्ति को अपने दरवाजे और खिड़की खुले रखने चाहिए. यहाँ दरवाजे और खिड़की खुले रखने का मतलब है, आदमी कैसे अपने दरवाजे खिड़की खोल देगा. कहने का मतलब ये है कि उसे अपने विचारों को, अपने आचारों को, अपने कार्य व्यवहारों को ओपन रखना चाहिए ताकि सब लोग उसको ईजिली एक्सेस कर सकें, उसमें अन्य अच्छे विचारों का समावेश हो सके. इट शुड हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द अदर्स व्यू पॉइंट, इसमें दूसरे के व्यू पॉइंट यानी दृष्टिकोण को समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, फुली, पूरी तरह से.
इवन दो इट कैन नॉट ऑलवेज एग्री विथ इट, भले ही वह दूसरे के व्यू पॉइंट से हमेशा एग्री ना करता हो। द क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट only arises when you understand a thing। बहुत अच्छी बात कहते हैं कि सहमति या असहमति का जो प्रश्न है ये तब खड़ा होता है, अराइज होता है, तब उत्पन्न होता है when you understand a thing, जब आप किसी चीज को समझ लें। बिना समझे आप किसी से सहमत या असहमत कैसे हो सकते हैं? अदरवाइज, अन्यथा इट इज अ ब्लाइंड निगेशन। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये एक नकारात्मक बात हो गई। निगेशन मीन्स होता है नकार देना, निगेटिव स्टेटमेंट। तो कहते हैं कि इट इज़ अ ब्लाइंड निगेशन विच इज़ नॉट अ कल्चर्ड अप्रोच। कहते हैं कि अगर आप बिना सहमत या असहमत हुए ही, बिना समझे ही किसी बात से सहमत या असहमत हो जाते हैं तो ये तो एक अंधभक्ति हुई। आप बिना कुछ सोचे समझे या तो उस चीज़ को नकार देते हैं या तो स्वीकार कर लेते हैं, और इस प्रकार से ये कोई सांस्कारिक अप्रोच नहीं है, सांस्कारिक विधि नहीं है टू एनी क्वेश्चन, किसी भी प्रश्न को हल करने की। आई शुड लाइक टू यूज अनदर वर्ड दैट इज साइंस। मैं आज एक शब्द यूज करना चाहता हूं जो साइंस है। व्हाट इज अ साइंटिफिक अप्रोच? एक वैज्ञानिक सोच या वैज्ञानिक विधि क्या है? टू लाइफ्स प्रॉब्लम, जीवन की समस्याओं को हल करने की वैज्ञानिक अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या होती है? आई सपोज इट इज वन ऑफ एग्जामिनिंग एवरीथिंग। कहते हैं कि मेरा मानना है कि साइंटिफिक अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम एवरीथिंग को, हर चीज को एग्जामिन करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं। ऑफ सीकिंग ट्रुथ बाय ट्रायल एंड एरर, हम प्रयास करते हैं, उसमें भूल होती है, प्रयास और त्रुटि के आधार पर हम सत्य खोजने का प्रयास करते हैं। बाय एक्सपेरिमेंट, और प्रयोगों के द्वारा भी हम प्रयास करते हैं सत्य को फाइंड करने का। सीक मीन्स होता है फाइंड। ऑफ नेवर सेइंग दैट, साइंटिफिक अप्रोच ये कभी नहीं कहती है कि दिस मस्ट बी सो, कि इसे ऐसा होना चाहिए, बट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज सो, बल्कि वो ये समझने का प्रयास करती है साइंटिफिक अप्रोच कि ऐसा क्यों है। एंड इफ वन इज कन्विंस्ड, और यदि कोई व्यक्ति कन्विंस्ड हो जाता है, कन्विंस मीन्स होता है एग्री हो जाता है, सर्टेन हो जाता है, सहमत हो जाता है, ऑफ एक्सेप्टिंग इट, तो वह उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ऑफ हैविंग द कैपेसिटी टू चेंज वंस नोशन, और अपने पहले के विचारों को चेंज करने की क्षमता रखता है। नोशन मीन्स होता है आइडियाज आर थिंकिंग। द मोमेंट सम अदर प्रूफ इज फोर्थ कमिंग, उसी क्षण जैसे ही कोई दूसरा प्रूफ उसका आ जाता है तो वह उसको बदल देने का, चेंज कर देने का कैपेसिटी रखता है। ऑफ फोर्थ कमिंग, ऑफ हैविंग एन ओपन माइंड, खुले मन से, which tries to imbibe the truth wherever it is found, वह ट्राई करता है, प्रयास करता है टू इम्बाइब। टू इम्बाइब मीन्स होता है टू टेक इन, ग्रहण करना, टू एब्जॉर्ब, वह जहां भी सत्य पाता है उसको ग्रहण करने का प्रयास करता है। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। इफ इट इज अ कल्चर, यदि ये कल्चर है, अगर ये कल्चर हो जाए, हाउ फार इज इट प्रेजेंटेड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो इस प्रकार का कल्चर हमारे आधुनिक संसार में कहाँ तक दिखाई देता है। एंड इन द नेशंस ऑफ टुडे, और अभी हाल के ही देशों में इस प्रकार के कल्चर क्या कहीं हैं? ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, इफ इट वाज रिप्रेजेंटेड मोर, यदि इस प्रकार की साइंटिफिक अप्रोच कल्चर्स में, देशों में होती, दैट इट इज, जैसा कि मैंने अभी बताया पिछले पैराग्राफ में, मेनी ऑफ अवर प्रॉब्लम्स, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं नेशनल एंड इंटरनेशनल, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय, वुड बी फार इजियर टू सॉल्व, वह बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती हैं या उनका हल ढूंढा जा सकता है। Almost every country in the world
believes that संसार का प्रत्येक देश ये विश्वास करता है कि it has some special dispensation, कि उसका कुछ खास क्रम है. डिस्पेंसेशन मीन्स होता है ऑर्डर, क्रम. फ्रॉम प्रोविडेंस, प्रोविडेंस मीन्स होता है विधाता या गॉड या ब्रह्म. कहता है कि अक्सर अधिकतर देश ये सोचते हैं, ये विश्वास करते हैं कि उनका देशों के क्रम में कोई खास क्रम है और जो भगवान ने ही बनाया है. दैट इट इज ऑफ द चूजन पीपल, वो सोचते हैं कि हम ही विश्व के चुने हुए लोग हैं, आर रेस या जाति हैं. एंड दैट, और ये कि अदर्स, और दूसरे, वेदर दे आर गुड आर बैड, भले ही वो अच्छे हों या बुरे, आर समव्हाट इंफीरियर क्रीचर्स, उनको वो एक कमतर निम्न स्तर का प्राणी समझते हैं. अक्सर कई देश, कुल मिलाकर यहाँ बता दूं, हर देश ये मानता है कि भगवान ने उसको एक विशेष क्रम में व्यवस्थित किया है और ये कि वह इस दुनिया के सबसे चुने हुए व्यक्ति हैं, स्पेशल व्यक्ति हैं, उनकी जाति स्पेशल है और बाकी जो हैं भले ही वो अच्छे या बुरे क्यों हों ना हो, वो हमसे कमतर हैं, इन्फीरियर हैं, निम्न स्तर के हैं. इट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये बड़ी असामान्य चीज़ है. हाउ दिस काइंड ऑफ फीलिंग परसिस्ट, कि इस प्रकार की जो भावनाएं हैं कैसे अभी भी परसिस्ट हैं, बनी हुई हैं. रिमेन इन ऑल द नेशंस, सभी देशों में, ऑफ द ईस्ट एज वेल एज ऑफ द वेस्ट, चाहे वो एशिया के देश हों, चाहे वो यूरोप के देश हों, चाहे पूर्वी देश हों, चाहे पश्चिमी देश हों. विदाउट एक्सेप्शन, कोई भी अपवाद नहीं है. मतलब सब लोग यही सोचते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं. द नेशंस ऑफ द ईस्ट आर स्ट्रांगली इंटेंस्ड, जो ईस्ट के नेशंस हैं, जो पूर्व दिशा के नेशंस हैं, जैसे एशियाई कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, चीन, जापान, तो स्ट्रांगली इंटेंस्ड इन देयर ओन आइडियाज. इंटेंस्ड मीन्स होता है सुरक्षित, सेफ, किसी चीज से अपने आप को सुरक्षित महसूस करना. ईस्ट आर स्ट्रांगली इंटेंस्ड इन देयर ओन आइडियाज, कहता है कि जो पूरब के देश हैं वो अपने ही आइडियाज में बधे हुए हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं. एंड कन्विक्शंस, और अपनी धारणाओं पर भी. एंड समटाइम्स इन देयर ओन सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, और कई बार तो अपने आप में ही एक सुपीरियरिटी यानी उत्तम होने का उनको झूठा आभास होता रहता है. अबाउट सर्टेन मैटर, कुछ खास मामलों पर वो सोचते हैं कि कोई एक खास मुद्दा जो है उसमें उनको महारत हासिल है, वो उस चीज में सबसे सुपर है. एनी हाउ, कुछ भी हो, इन द कोर्स ऑफ द लास्ट 200 or 300 ईयर्स, इन पिछले 200-300 सालों में, दे हैव रिसीव्ड मेनी नॉक्स, उनको कई झटके लगे हैं. नॉक मीन्स खटखटाना भी होता है और नॉक मीन्स चोट भी होती है. ऑन द हेड, अब कई इन 200-300 सालों में उनके सिर पर कई बार चोट मारी गई है, मतलब उनको अपमानित किया गया है. एंड दे हैव बीन ह्यूमिलिएटेड, और उनका अपमान हुआ है. दे हैव बीन डिबेस्ड, उनको निराधार कर दिया गया है, उनको उनके आधार से हिला दिया गया है. एंड दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, और उनका शोषण भी किया गया है. इन 200-300 सालों में, ये पूर्वी देशों की बात कर रहे हैं, मतलब चाहे वो ब्रिटिश हों, चाहे पुर्तगीज हों, चाहे फ्रेंच हों, सब यहाँ आके और अपना शासन किए, यहाँ शोषण किए. एंड सो, और इस प्रकार, इन स्पाइट ऑफ देयर फीलिंग्स, उनकी इस प्रकार की भावना के बावजूद कि दे वर सुपीरियर, कि वह सबसे अच्छे हैं, इन मैनी वेज, कई तरीकों से, दे वर फोर्स्ड टू एडमिट दैट, उनको ये मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि दे कुड बी नॉक्ड अबाउट, उनको भी चोट पहुंचाई जा सकती है, उनका भी शोषण किया जा सकता है, उनको भी अपमानित किया जा सकता है. एंड एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड मीन्स अब्यूज होता है, शोषण. टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक,
दिस ब्रॉट अ सेंस ऑफ रियलिज्म टू देम। और इस प्रकार की जो उनकी चोट लगी, इस प्रकार जो बाहरी आक्रमणों ने उनको आभास दिलाया, तो उन्हें एक वास्तविकता का आभास जरूर हुआ है। रियलिज्म यानी वास्तविकता का आभास, जो अभी तक अपने ख्याली बुराओं में बहते रहते थे कि हम ही सबसे अच्छे हैं, कम से कम इस चोट ने, इस आक्रमणों ने उन्हें वास्तविकता का आभास जरूर करा दिया है। There was also an attempt to escape from reality। कहते हैं कि वास्तविकता से escape मीन्स होता है बचने का भी अटेम्प्ट यानी प्रयास हुआ है। इतने चोटों के बावजूद, इतने आक्रमणों के बावजूद भी वो अपनी वास्तविकता से बचने का प्रयास किए हैं। By saying that, ये कहकर कि It was said that we were not so advanced in material and technical things। वो लोग यह कहकर अपने आप को वास्तविकता से बचाने का प्रयास किए हैं कि ये दुख की बात है कि उनके पास उन्नत किस्म के मटेरियल्स नहीं हैं और टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास एडवांस चीज़ें नहीं हैं, भौतिक जीवन का सामान नहीं है और ना ही उनके पास कोई तकनीकी ज्ञान है। नेवरदलेस, तथापि फिर भी, वी वर सुपीरियर इन एसेंशियल थिंग। वो तब भी कहते हैं कि भले ही हमारे पास कोई मटेरियल्स ना हो, हमारे पास कोई भी सुख सुविधा का सामान ना हो, हमारे पास टेक्निकल चीज़ें ना हो, तकनीकी चीज़ें ना हो, लेकिन हम अभी भी अपनी एसेंशियल थिंग्स में, अनिवार्य चीज़ों में, आधारभूत चीज़ों में सुपीरियर ही हैं, अच्छे हैं। ये कहकर लोग बचने का प्रयास किए हैं इन स्पिरिचुअल थिंग्स। और किस में कहते हैं कि हम अच्छे हैं? स्पिरिचुअल थिंग्स में, आध्यात्मिक चीज़ों में, पूजा पाठ में, योग में, इन मोरल वैल्यूज और नैतिक कर्तव्यों में, नैतिक मूल्यों में। आई हैव नो डाउट, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि स्पिरिचुअल थिंग्स एंड मोरल वैल्यूज आर अल्टीमेटली मोर इम्पोर्टेंट देन अदर थिंग्स। नेहरू जी कहते हैं कि इसमें मुझे कोई शंका नहीं है कि जो आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं, जो नैतिक मूल्य होते हैं, वो अंततः सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं अन्य चीज़ों के तुलना में। लेकिन बट द वे वन फाइंड एस्केप, जिस तरीके से लोग बचना चाह रहे हैं, इन द थॉट, ये सोचकर कि वन इज स्पिरिचुअली सुपीरियर, कि वह आध्यात्मिक रूप से अच्छे हैं, बड़े हैं, सिंपली बिकॉज वन इज इंफीरियर इन मटेरियल और फिजिकल थिंग्स। और इस वजह से वो ये कहते हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से अच्छे हैं क्योंकि उनके पास मटेरियल्स नहीं हैं या भौतिक चीज़ें नहीं हैं, इज सरप्राइजिंग। ये तो बड़े अचरज की बात है। आप ये कहें कि हम अध्यात्म में अच्छे हैं, लेकिन आप अगर ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पास बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो आप एक सहारा ले लिए हैं कि अरे हो गया, बाकी है तो नहीं है, हमारे पास अध्यात्म तो है, हमारे पास पूजा पाठ तो है, हमारे पास योग तो है। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक विषय है कि लोग अपनी एक कमी को छुपाने के लिए दूसरी जो चीज़ है उसको गुणगान करते हैं। इट इज़ नॉट फॉलो बाई एनी मीन्स, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इट इज़ एन एस्केप फ्रॉम फेसिंग अप टू द काजेस, यह किसी उस काज का, उनके अवनति का, उनके पतन का, डिग्रेशन मीन्स होता है पतन या दुर्गति का, यह उनकी दुर्गति के कारण का सामना करने से बचने का एक प्रयास है। इट इज़ एन एस्केप फ्रॉम फेसिंग अप, यह बचने का प्रयास है किसका सामना करने का? द काज ऑफ वंस डिग्रेशन, किसी भी दुर्गति के कारण का सामना करने से बचने का ये केवल प्रयास है। अब चलिए यहाँ से एक टॉपिक चेंज होता है। नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, ऑफ कोर्स निश्चित रूप से इज अ क्यूरियस फिनोमेना, ये एक बड़ी जिज्ञासा बड़ी चीज़ है। फिनोमेना मीन्स होता है एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकते हों जो हो नहीं। विच एट अ सर्टेन स्टेज इन अ कंट्रीज हिस्ट्री, जो
एक खास स्तर पर, एक खास समय पर किसी भी देश के इतिहास में देती है क्या? लाइफ्स, ग्रोथ, स्ट्रेंथ एंड यूनिटी। जो नेशनलिज्म है ये किसी देश के इतिहास में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जो उसमें एकता भर देती है, स्ट्रेंथ मजबूती देती है, उसमें विकास करती है और जीवन देती है। ये जो राष्ट्रवाद है ये कई बार देश के इतिहासों में ऐसा दिखता है कि राष्ट्रवाद से देश एकता में बंधा, मजबूत हुआ, विकास हुआ, उसमें एक जीवन का संचार हुआ। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय इट हैज़ अ टेंडेंसी टू लिमिट वन। उस समय एक टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी मीन्स होता है प्रवृत्ति या डायरेक्शन। एक ऐसी दिशा भी मिल सकती है जिसमें लोग अपने आप को सीमित कर लेते हैं। एक ऐसा झुकाव होता है, एक ऐसी बेंडिंग समझ में आती है, लोग उस तरफ जाने लगते हैं जहां वो लोग सीमित हो जाते हैं। बिकॉज वन थिंक्स ऑफ वंस नेशन, वंस कंट्री एज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि जब नेशनलिज्म हावी होता है तो लोग अपने देश के बारे में कुछ अलग ही सोचने लगते हैं बाकी दुनिया की तुलना में। द रेस्ट, बाकी संसार की तुलना में अपने देश को वो कुछ अलग मानने लगते हैं। द पर्सपेक्टिव चेंजेस, पर्सपेक्टिव मीन्स होता है यथार्थ या रियल। द पर्सपेक्टिव चेंजेस जो वास्तविक चेंजेस हैं, एंड वन इज कंटिन्यूसली थिंकिंग ऑफ वंस ओन स्ट्रगल्स एंड वर्च्यू। और होता क्या है कि जब नेशनलिज्म आता है तो लोग अपने ही संघर्षों को, अपने ही अच्छाइयों को, वर्च्यू मीन्स सद्गुण या अच्छाइयाँ होते हैं, उनको लगातार सोचते रहते हैं। एंड फेयरिंग टू एक्सक्लूजन ऑफ अदर थाट्स, और दूसरे प्रकार के विचारों को एक्सक्लूज कर देते हैं। एक्सक्लूड मीन्स होता है दूर कर देना, हटा देना, अलग कर देना। वह दूसरे थॉट्स को अलग करने में सफल हो जाते हैं। द रिजल्ट इज दैट, परिणाम क्या होता है? द सेम नेशनलिज्म, वही राष्ट्रवाद, विच इज सिंबल ऑफ ग्रोथ ऑफ फॉर अ पीपल, जो कि लोगों के विकास का प्रतीक होता है, बिकम्स अ सिंबल ऑफ सेसेशन, वही लोगों के सेसेशन का कारण बन जाता है। सेसेशन मीन्स होता है स्टॉप का, रुकावट का, बाधा का। ऑफ ग्रोथ इन द माइंड, वही किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास में रुकावट पैदा कर देता है। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, व्हेन इट बिकम्स सक्सेसफुल, जब राष्ट्रवाद सफल हो जाता है, समटाइम्स गोज ऑन स्प्रेडिंग इन एन एग्रेसिव वे, तो वह आक्रामक तरीके से स्प्रेड यानी फैलना शुरू कर देता है। जब राष्ट्रवाद सफल हो जाता है तो वह आक्रामक रूप से फैलना शुरू कर देता है। एंड बिकम्स अ डेंजर इंटरनेशनली, ये इकट्ठा है, और यह अंतरराष्ट्रीय जगत के लिए एक खतरा बन जाता है, संपूर्ण मानव जगत के लिए खतरा बन जाता है। व्हाट एवर लाइन ऑफ थॉट यू फॉलो, आप जिस भी विचार को मानते हो, यू अराइव एट द कंक्लूजन, आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, कंक्लूजन निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सम काइंड ऑफ बैलेंस मस्ट बी फाउंड, एक प्रकार का संतुलन इन दोनों के बीच में होना चाहिए कि नेशनलिज्म हो लेकिन ये आक्रामक तरीके से फैलने न लगे, हम अपने माइंड को केवल अपने तक सीमित न कर लें, ये एक प्रयास होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। अदरवाइज समथिंग दैट वाज गुड कैन टर्न इनटू इविल, नहीं तो ऐसा होगा कि जो कभी पहले अच्छा था कैन टर्न इनटू इविल, वह खराब में, बुरे में बदल सकता है। इविल मीन्स बुरा होता है। कल्चर विच इज एसेंशियली गुड, कल्चर जो कि अनिवार्य रूप से अच्छा होता है, बिकम्स नॉट ओनली स्टैटिक बट एग्रेसिव, कल्चर जो अपने आप में अच्छा होता है वो स्टैटिक हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है, वो शांत हो जाता है, बट
नॉट ओनली स्टैटिक, न केवल शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, बट एग्रेसिव, वह आक्रामक भी हो जाता है। एंड समटाइम्स समथिंग दैट बीट्स कॉन्फ्लिक्ट, और यही एक ऐसी चीज है जो कि कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है, संघर्ष को जन्म देती है। बीट्स मीन्स होता है टू प्रोड्यूस न्यू वन, और यहाँ उसका मतलब है टू मल्टीप्लाई या टू ब्रिंग, तो संघर्ष को जन्म देता है। एंड हेट्रेड, और दुश्मनी, शत्रुता, नफरत को जन्म देता है। व्हेन लुक्ड एट फ्रॉम अ रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम किसी गलत दृष्टिकोण से देखते हैं तो यही कल्चर लोगों में संघर्ष का, दुश्मनी का कारण भी बन जाता है। When you are to find a balance, जब भी आपको बैलेंस मिल जाता है, एक संतुलन मिल जाता है, कब? सही, यहाँ हाउ आर यू टू फाइंड अ बैलेंस, आप इसमें बैलेंस कैसे प्राप्त करेंगे, बैलेंस कैसे बनाना है? आई डोंट नो। नेहरू जी कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि बैलेंस कैसे बनाया जाए। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, अपार्ट फ्रॉम मीन्स होता है को छोड़कर, एक्सेप्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के साथ साथ ऑफ द एज, इस युग की, परहैप्स दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम टुडे, मतलब राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को अगर हम अलग कर दें, दरकिनार कर दें, तो आज ये कल्चर जो है, जो एग्रेसिव के रूप में बढ़ता है, वो बहुत बड़ी समस्या है। बिकॉज बिहाइंड इट, क्योंकि इसके पीछे, बिहाइंड मीन्स इसके पीछे, देयर इज अ ट्रेमेंडस कॉन्फ्लिक्ट इन द स्पिरिट ऑफ मैन, एक मनुष्य के अंतर मन में, एक मनुष्य की आत्मा में एक ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस मीन्स होता है वेरी लार्ज, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद, संघर्ष चलता रहता है। एंड ट्रेमेंडस सर्च फॉर समथिंग विच इट कैन नॉट फाइंड, और उसके अंदर एक ऐसा बहुत विशाल सर्चिंग होती रहती है, खोज किसी चीज की को पाने की तड़प होती रहती है जिसको पा नहीं सकता है। बी टर्न टू इकोनॉमिक थियरीज, हम इकोनॉमिक थियरीज को पढ़ते हैं। टर्न मीन्स होता है पलटाना या पढ़ना, हम आर्थिक सिद्धांतों को पढ़ते हैं। बिकॉज दे हैव एन अनडाउटेड इम्पोर्टेंस, क्योंकि बिना शंका किए वो एक महत्वपूर्ण चीज है। आर्थिक चीजें भी मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ सबसे अच्छी चीज उन्होंने कहा है, इट इज फॉली टू टॉक ऑफ कल्चर और इवन ऑफ गॉड, गॉड के बारे में या कि संस्कृति के बारे में बात करना फॉली है, मूर्खता है। When human beings starve and die, जब लोग भूखे हों या मर रहे हों, जब लोग भूखे हों, भूखमरी का शिकार हों, उनकी मृत्यु हो रही हो, उस समय कल्चर, संस्कार की बात करना, संस्कृति की बात करना, यहाँ तक कि ईश्वर की बात करना, ये मूर्खतापूर्ण है। Before one can talk about anything, इसके पहले कि लोग किसी भी बारे में बात करें, one must provide the normal essential of life, लोगों को अनिवार्य रूप से जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत एसेंशियल्स हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उस मनुष्यों की, उसको प्रोवाइड करना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। दैट इज वेयर इकोनॉमिक्स कम्स इन, और यहीं इकोनॉमिक्स आती है। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, यहीं आर्थिक चीजों के बारे में विचार करना आवश्यक हो जाता है। Human beings today are not in the mood to tolerate this suffering. आज मानव समाज इस प्रकार की पीड़ा को बर्दाश्त करने में के मूड में नहीं है। टॉलरेट मीन्स होता है बर्दाश्त करना, बियर करना। सफरिंग मीन्स होता है समस्याएं, पीड़ा, कष्ट। एंड स्टार्वेशन, और इस भूखमरी का। एंड इनइक्वालिटी, और असमानता का। मनुष्य आज, मानव जाति आज असमानता, भूखमरी और इस प्रकार की सफरिंग्स को टॉलरेट करने को, बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। When they see that, जब वह देखते हैं कि the burden is not equally shared, उन्हें ये लगता है कि जो बोझ है वो सबके कंधों पर एक जैसा नहीं है।
लोग ये देखते हैं समाज में कि किसी के पास तो करोड़ों अरबों हैं और किसी के पास 2 कौड़ी भी नहीं है, तो लोगों के अंदर एक द्वंद्व चालू हो जाता है। अदर्स प्रॉफिट मतलब दूसरे लोग लाभ लेते हैं, while they only bear the burden, बाकी लोग उस चीज़ का बर्डन, उस चीज़ का बोझ केवल उठाते रहते हैं, सहते रहते हैं। We have inevitably to deal with these problems. Inevitably मतलब होता है अवश्यंभावी, जिसको टाला ना जा सके। We have inevitably to deal with, हमको निश्चित रूप से, अवश्य रूप से इस चीज़ से डील करना होगा, इस चीज़ का सामना करना होगा। With these problems, इन समस्याओं का। In economic and other ways, आर्थिक रूप से भी और अन्य तरीकों से भी। But I think that behind it, लेकिन मैं सोचता हूं कि इसके पीछे, behind it all there is a tremendous psychological problems in the mind of people. कहते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक समस्या भी है लोगों के मन में। लोगों के दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक समस्या है जो बहुत बड़ी है, जो बहुत जटिल है। It may be that some people think about it consciously. ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग इस प्रकार की समस्याएं, जो कि भुखमरी है, गरीबी है, इसके बारे में जागरूकता से सोचते हों, सचेत होकर सोचते हों, consciously सोचते हों। consciously मीन्स होता है सचेत होकर, and deliberately और जानबूझकर, and other rather unconsciously and dimly, और बाकी हो सकता है कि सचेत होकर ना सोचते हों, अनकॉन्शियस रूप में, मतलब अनायास ही उनके दिमाग में वो चीज़ें कभी कभी आती हों। एंड डिमली मीन्स होता है धीमी गति से, स्पष्ट रूप से नहीं, अस्पष्ट रूप से। ये इसका अपोजिट है डेरिवेटरी का। बट दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट, लेकिन इस प्रकार का अंतर्द्वंद सबके अंदर तो है ही। इन द स्पिरिट ऑफ मैन टुडे इज सर्टन, आज के मनुष्य के दिमाग में, चाहे वो जानबूझकर सोचता हो, चाहे अज्ञानता बस सोचता हो, लेकिन इस चीज़ की सोच तो लोगों में है कि इस प्रकार की असमानता, इस प्रकार का समस्याएं हैं। हाउ इट विल बी रिजॉल्व्ड, तो इनको समाप्त कैसे किया जाएगा, इनका हल कैसे किया जाएगा। आई डू नॉट नो, यहाँ कहते हैं आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। मतलब इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उन्होंने उल्लेख तो किया है, लेकिन उन्होंने उसका कोई सटीक उत्तर नहीं दिया है, आप पर छोड़ दिया है उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए कि आप अब कैसा सोचते हैं। वन थिंग दैट ट्रबल्स मी, अब यहाँ से थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। कहते हैं एक चीज़ जो मुझे कष्ट देती है, ट्रबल देती है, इज दिस, कौन सी, कि पीपल हु अंडरस्टैंड वन अनदर मोर एंड मोर बिगन ऑफन इनफ टू क्वेरल मोर एंड मोर। कहते हैं मुझे एक चीज से सबसे बड़ा कष्ट होता है कि लोग जो एक दूसरे को अच्छा सा समझते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, बिगन ऑफन इनफ टू क्वेरल मोर एंड मोर, वही लोग क्वेरल भी ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। इसे हम पहले ही वीडियो में इस चीज़ को समझे थे कि जो लोग आपस में नज़दीक रहते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से जानते समझते हैं, वही लोग आपस में ज़्यादा झगड़ते हैं। Nevertheless, it does not follow from this, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है, इससे ये नहीं समझना चाहिए कि we should not try to understand one another, कि हम लोगों को एक दूसरे को समझना ही छोड़ दें, हमें एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि जो लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं तो वो ज़्यादा लड़ते भी हैं, तो हम एक काम करें, हम एक दूसरे को समझना ही छोड़ देते हैं। That would amount to मीन्स होता है इक्वल टू, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग वन सेल्फ कंप्लीटली। अगर ऐसा होगा तो फिर लोग अपने आप को सीमित कर लेंगे कंप्लीटली, पूरी तरह से। एंड दैट इज समथिंग विच रियली कैन नॉट बी डन, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं किया जा सकता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड,
इस आधुनिक जगत के संदर्भ में। मतलब आज ऐसा संसार है जिसमें लोग अपने आप को सीमित नहीं रख सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए इट बिकम एसेंशियल दैट, यह अनिवार्य हो जाता है कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन अनदर इन द राइट वे। हम क्या करें, हम लोगों को समझने का प्रयास तो करें, लेकिन एक राइट वे में, एक सही तरीके से समझने का प्रयास करें। आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम समझते तो हैं लोगों को, लेकिन सही तरीके से नहीं समझते हैं। हमारी जो अप्रोच होती है वो सही नहीं होती है। अब यहां कहते हैं द राइट वे इज इंपॉर्टेंट, सही तरीका महत्वपूर्ण है। द राइट अप्रोच, वो राइट अप्रोच क्या है, वो सही तरीका क्या है? द फ्रेंडली अप्रोच। आपकी जो अप्रोच है दूसरों के प्रति वो फ्रेंडली होनी चाहिए, मित्रतापूर्ण होनी चाहिए। इज इंपॉर्टेंट, यह इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अ फ्रेंडली अप्रोच ब्रिंग्स अ फ्रेंडली रिस्पॉन्स। यदि आपका तरीका फ्रेंडली है, आपकी अप्रोच, आपकी विधि मित्रतापूर्ण है, तो निश्चित रूप से जो रिस्पॉन्स आएगा, जो सामने वाला व्यक्ति आपको रिस्पॉन्स देगा या सामने वाला समाज आपको रिस्पॉन्स देगा, वो भी फ्रेंडली होगा, वो भी मित्रतापूर्ण होगा। आई हैव नॉट द शैडो ऑफ डाउट, कहते हैं कि मेरे पास शंका करने का कोई रीजन नहीं है। शैडो ऑफ डाउट ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये अपनी बात को घुमा कर कहते हैं कि मुझे शंका की छाया तक नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल श्योर हूं दैट इट इज अ फंडामेंटल रूल ऑफ ह्यूमन लाइफ। यह मनुष्य के जीवन का एक आधारभूत नियम है कि इफ द अप्रोच इज गुड, यदि तरीका सही है, द रिस्पॉन्स इज गुड, तो उसका रिस्पॉन्स भी सही होगा। इफ द अप्रोच इज बैड, यदि तरीका गलत है, द रिस्पॉन्स इज लाइकली टू बी बैड, तो जो उसका रिस्पॉन्स होगा, जो उसकी प्रतिक्रिया होगी, जो उसका उत्तर होगा, उसके भी खराब होने की संभावना है। सो इफ वी अप्रोच अवर फेलो ह्यूमन बीइंग्स, यदि हम अपने साथी मनुष्य के तरफ बढ़ें और कंट्रीज या देश की तरफ, तो इन अ फ्रेंडली वे, हम मित्रतापूर्ण तरीके से उसकी तरफ बढ़ें। With our minds and hearts open and prepared to accept whatever good comes to them, हमें लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए। उनसे मिलते समय हमने अपने मस्तिष्क और हृदय ओपन रखना चाहिए, खुले विचारों से, खुले मन से, खुले हृदय से रहना चाहिए। एंड प्रिपेयर टू एक्सेप्ट, और हमें स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, प्रिपेयर मीन्स तैयार। क्या स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए? व्हाट एवर गुड्स कम्स टू देम, जो भी उनके पास अच्छाई आए। एंड दैट डज नॉट मीन सरेंडरिंग समथिंग, और इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। दैट वी कंसीडर ऑफ इसेंशियल वैल्यू ऑफ ट्रुथ, इसे तो हमें सत्य की एक मूलभूत गुण के रूप में जानना चाहिए। आर टू अवर ओन जीनियस, then we shall be led not only towards understanding but the right type of understanding। और यदि इस प्रकार होता है तो हम न केवल एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ेंगे, न केवल अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी की तरफ बढ़ेंगे, बल्कि सही प्रकार की समझदारी, सही प्रकार की सोच, सही प्रकार की समझ की तरफ आगे बढ़ेंगे। So I shall leave you to determine what culture and wisdom really are। अब अंतिम में कहते हैं कि मैं ये आपको निर्धारित करने के लिए छोड़ रहा हूं, ये आप पर छोड़ रहा हूं कि आप बताइए कि वास्तव में कल्चर या विजडम, संस्कृति या बुद्धि वास्तव में क्या है। वी ग्रो इन लर्निंग, हम सीखते हुए बढ़ते हैं। इन नॉलेज, ज्ञान में बढ़ते हैं। एंड इन एक्सपीरियंस, और अनुभवों में बढ़ते हैं। टिल वी हैव सच एन एनॉर्मस एक्यूमुलेशन ऑफ देम, और हम तब तक बढ़ते हैं जब तक हमारे इन सारी चीज़ों का एक एनॉर्मस एक्यूमुलेशन नहीं हो जाता, हमारे पास इनका एक बहुत बड़ा भंडार नहीं हो जाता। एनॉर्मस मीन्स होता है
एक्सट्रीमली लार्ज, एक्यूमुलेशन मीन्स भंडार या इकट्ठा होना, ऑफ देम दैट बिकम्स इम्पॉसिबल टू नो एग्जैक्टली where we stand। और इतने बड़े ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सीख इकट्ठा होने पर ये असंभव हो जाता है जानना कि वास्तव में हम कहाँ खड़े हैं। हमें ये समझ में नहीं आता कि हम किस स्थिति पर आ पहुँचे हैं, यानी हम अभी भी सीखने वाले हैं या हम सीखना बंद कर दें। We are overwhelmed by all this। हम इन सब चीज़ों से भरे पड़े हैं। ओवरवेल्म्ड मीन्स होता है एक पॉजिटिव तरीके में होता है कि हमारे पास से बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, और कई बार ये होता है ओवरवेल्म्ड का मतलब कि उसके तले दब जाना। वी आर ओवरवेल्म्ड बाई ऑल दिस। हम इन सब चीज़ों से दबे हुए हैं, बधे हुए हैं। एट द सेम टाइम, और उसी समय, समहाउ और अदर, चाहे ऐसे कहें या वैसे, वी हैव अ फीलिंग, हमारे अंदर एक ये भावना है कि all these put together do not necessarily represent a growth in the wisdom of human race। बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आपके पास ज्ञान है, आपके पास लर्निंग है, आपके पास विजडम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इससे ये मतलब नहीं निकाला जा सकता, अनिवार्य रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि ये सारी चीज़ें मनुष्य जाति में बुद्धि का विकास ही करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जिनके पास ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, लेकिन उनका आचरण अच्छा नहीं होता है, तो क्या माने कि क्या उनके ज्ञान बुद्धि नहीं है? तो वही कहते हैं कि इससे ये पता नहीं चलता है कि इससे मानव समाज का विकास ही होगा। आई हैव अ फीलिंग दैट, मेरे ये अंदर भावना है, ये मैं महसूस करता हूँ कि परहैप्स सम पीपल who do not have all the advantages of modern life and modern science। कई बार मेरे दिमाग में आता है कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आधुनिक जीवन की उन्नत चीज़ें नहीं हैं, आधुनिक विज्ञान की चीज़ें नहीं हैं, वह इसेंशली वाइजर देन मोस्ट ऑफ अस आर, लेकिन फिर भी वह हम सब से, हम मोस्ट ऑफ अस से, हम अधिकतर लोगों से वो बुद्धिमान है। कई बार मुझे लगता है कि हम जिन कुछ लोगों के पास आधुनिक जीवन की उन्नत चीज़ें, आधुनिक विज्ञान की उन्नत चीज़ें, आधुनिक ज्ञान, आधुनिक बुद्धि ना होने के बावजूद भी वो हमसे वाइजर हैं, हमसे बुद्धिमान हैं। Whether or not we shall be able in later times to combine all this knowledge, scientific growth and betterment of human species with true wisdom। कहते हैं whether or not, हम कर पाएंगे या नहीं, क्या हम कभी आगे, later means बाद में, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर पाएंगे, ज्ञान को, वैज्ञानिक विकास को, और लोगों की अच्छाई को, लोगों के खुशहाल जीवन को क्या इकट्ठा करके एक सच्ची ट्रू विजडम को निकाल पाएंगे? आई डोंट नो, आई डू नॉट नो, मैं इसके बारे में भी नहीं जानता। इट इज़ अ रेस बिटवीन वेरियस फोर्सेस, यह विभिन्न प्रकार की ताकतों के बीच में एक दौड़ है। आई एम रिमाइंडेड ऑफ द सेइंग ऑफ अ वेरी वाइज मैन। मुझे आज एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति की एक कही हुई बातें याद आती हैं। हु वाज अ फेमस ग्रीक पोएट, जो एक प्रसिद्ध ग्रीक देश के कवि रहे हैं, और उन्हीं की यहाँ 5 लाइनों को जवाहरलाल नेहरू जी उद्धृत करते हैं। क्या कहते हैं? ये ग्रीक पोएट की रचनाएं हैं। व्हाट इज विजडम, उस विजडम का क्या, उस बुद्धि का क्या? व्हाट ऑफ मैंस एंडीवर आर गॉड्स हाई ग्रेस, ईश्वर की उस चरम कृपा, उस उत्तम कृपा का मनुष्य के उस प्रयासों का क्या? सो लवली एंड सो ग्रेट, जो कि बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही महान हैं। टू स्टैंड फ्रॉम फियर सेट फ्री, जो हमें डर से फ्री कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। टू ब्रीथ एंड वेट, हम खुली हवा में सांस लें, हम इंतजार करें। टू होल्ड अ हैंड अपलिफ्टेड ओवर हेड, हमारा हाथ घृणा से परे हो, हमारा हाथ घृणा के ऊपर हो,
हम लोगों से घृणा नहीं करें, हम लोगों को अपलिफ्ट करें, हम लोगों को घृणा से ऊपर करें। एंड शैल नॉट रबीनेस बी रब्ड फॉर यू, और क्या इस प्रकार की मधुरता से कभी प्रेम नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। हम इस चैप्टर को 2 हिस्सों में पढ़े हैं। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, और निश्चित रूप से आप इसके आंसर्स को दे पाएंगे, इसके एक्सरसाइज को हल कर पाएंगे, और नेहरू जी के इन कहे हुए बातों को भी गौर कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।